नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी 5 राज्यों के सटीक ओपिनियन पोल की। धार में प्रियंका गांधी के ऐलान से बीजेपी में मचे हड़कंप की, अमित शाह की चुनौती पर भूपेश बघेल की ललकार की, बाबा केदार धाम में राहुल के अनोखे अंदाज की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात राज्यपालों को लेकर सख्त होते सुप्रीम कोर्ट की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वो कोई आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। सभी गुजराती ठग वाले बयान पर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगाई गई रोक। दिल्ली में फिर लौटा ऑड इवन, 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेंगे दिल्ली में सख्त नियम। राजधानी की बिगड़ती हवा को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 594 अंकों की तेजी के साथ 64,958 पर हुआ बंद। निफ्टी 181 अंक की तेजी के साथ 19,411 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश का सियासी पारा इस वक्त अपने उफान पर है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर कयासों और अटकलों का दौर जारी है, लेकिन डीबी लाइव आपके लिए लेकर आया है 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का सटीक ओपिनियन पोल। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में किसकी बनेगी सरकार? 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे में कांग्रेस खेमे के लिए खुशी की खबर दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जबकि एक में हंग असेंबली की स्थिति दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से कांग्रेस को 124 से 138, बीजेपी को 80 में से 94 और अन्य को 6 से 18। रीजन वाइज देखें तो मालवा निमाड़ में कांग्रेस को 36 से 40, तो बीजेपी को 23 से 27, अन्य को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाकौशल में कांग्रेस को 24 से 26, बीजेपी को 10 से 12, अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। मध्य भारत में कांग्रेस को 13 से 15, बीजेपी को 20 से 22 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। विंध्या में कांग्रेस को 12 से 14, बीजेपी को 14 से 16 और अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। बुंदेलखंड में कांग्रेस को 16 से 18, बीजेपी को 6 से 8, अन्य को 1 से 3 सीट और ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को 23 से 25, बीजेपी को 7 से 9 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती दिख रही हैं। इसी तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान सर्वे में सामने आया है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में कांग्रेस को 55 से 59, बीजेपी को 27 से 35 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। अगर राज्य के अलग अलग हिस्से में देखें तो बस्तर में कांग्रेस को 7 से 9, बीजेपी को 3 से 5, सरगुजा में कांग्रेस को 8 से 10, बीजेपी को 3 से 5, अन्य को 0 या 2 सीट मिल सकती हैं। जबकि सेंट्रल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 36 से 40, बीजेपी को 21 से 25, अन्य को 2 से 4 सीट मिल सकती है। ओपिनियन पोल में राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। राज्य की 200 सीटों में से कांग्रेस को 91 से 107, बीजेपी को 85 से 101 और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। अगर रीजन के हिसाब से देखें तो हड़ौती में कांग्रेस को 6 से 8, बीजेपी को 9 से 11, मेवाड़ में कांग्रेस को 17 से 21, बीजेपी को 20 से 24 और अन्य को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। शेखावटी में कांग्रेस को 12 से 14, बीजेपी को 6 से 8 और अन्य को 0 से 2 सीट मिलती दिख रही हैं। जबकि ढूंढाड़ में कांग्रेस को 28 से 32, बीजेपी को 24 से 28, अन्य को 1 से 3 सीट मिल सकती है। जबकि मारवाड़ में कांग्रेस को 28 से 32, बीजेपी को 26 से 30 और अन्य को 4 से 12 सीटें मिल सकती हैं। जबकि तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस को 58 से 64, बीआरएस को 43 से 49, बीजेपी को 1 से 3 और अन्य को 8 से 10 सीट मिल सकती है। जबकि मिजोरम की 40 सीटों में से कांग्रेस को 15 से 17, एमएनएफ को 11 से 13, जेडीपीएम को 10 से 12 और अन्य को 0 से 2 सीट मिल सकती है। डीबी लाइव की इस ओपिनियन पोल से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। खलबली तो मध्य प्रदेश में प्रियंका के ऐलान से भी मच गई है। प्रियंका गांधी आज एमपी के धार पहुंची थी, जहां उनके निशाने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान थे। वहीं प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री के बेटे के वायरल वीडियो का जिक्र किया और अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला, जिससे सियासी पारा गर्मा गया है। एमपी में चुनाव प्रचार अब पूरे जोर शोर से चल रहा है। इस कड़ी में एक हफ्ते में दूसरी बार प्रियंका गांधी ने एमपी का दौरा किया।
इस दौरान धार में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और महिला सुरक्षा को लेकर शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, आगे न बढ़ पाए, इनके महल बनते जाए बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहे, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं अपने आप। कल वीडियो एक जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का, आपने देखा होगा, हजारों करोड़, 100 करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में, सुनिए, एक दिन में। और देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है। देश का किसान 27 रुपए एक दिन कमाता है और अडानी जी सरकार की मदद से 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मोदी जी लाखों के सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमते हैं। उनको घूमने के लिए 2 हवाई जहाज उन्होंने खरीदे हैं। 8000 करोड़ रुपए का एक 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाजों में एक इंसान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी घूम। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने महंगाई और प्याज के दामों पर भी बात की। इसके साथ ही अडानी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अडानी एक दिन में 1600 करोड़ कमा रहा है, जबकि देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है। पीएम मोदी लाखों का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। मोदी जी ने 8000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 16,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में एक अकेला इंसान घूमता है। 20,000 करोड़ का खर्च इन्होंने संसद के सौंदर्यीकरण में किया है। मोदी सरकार बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लेकिन किसानों का बकाया नहीं दे सकते हैं। प्रियंका गांधी के इस बयान से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह की बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद शाह मैदान छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की चुनावी जंग में सीएम भूपेश बघेल और अमित शाह आमने सामने हैं। शाह ने बघेल को चुनौती दी थी कि मोदी और बघेल के कामों पर बहस हो जाए। शाह की इस चुनौती को बघेल ने स्वीकार कर लिया है। बघेल ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें बघेल शाह को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते हो? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो। अमित शाह जी आए ना और चुनौती दे तो भूपेश बघेल होकर पार्लियामेंट रूप से पास कर पंडरिया के रणपुर के सभा में मैं वो चुनौती स्वीकार करके अमित शाह जी को कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल के सुशासन और 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार के जो उपलब्धि है एक बारे में चर्चा करने को मैं तैयार हूँ। चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और वो चाहे वो मंच तैयार अमित शाह जी। इस वीडियो को साझा करते हुए बघेल ने एक्स पर लिखा है, आपकी चुनौती स्वीकार है श्री अमित शाह जी। मंच, समय, तारीख आप बता दीजिए, मैं आ जाता हूँ। 15 साल के आपके कांड और 5 साल के हमारे कामों पर हो जाए बहस। छत्तीसगढ़िया डरता नहीं है, आपकी जवाब का इंतजार रहेगा। दरअसल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएम भूपेश बघेल उनका क्या हिसाब मांगते हैं, बल्कि वो चुनौती देकर जा रहे हैं उनके काम और मोदी जी के काम पर बहस हो जाए। अब इसी का जवाब देते हुए पंडरिया की आम सभा में चुनौती को स्वीकार करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी के 15 सालों के कुशासन और 5 सालों के कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धि है, इस पर चर्चा के लिए वो तैयार हैं। वो चाहे जो मंच तय कर लें, समय और तारीख तय कर लें, हम आ जाएंगे। बघेल की इस चुनौती के बाद शाह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे साफ है कि शाह मैदान छोड़कर भाग गए हैं। बघेल की ललकार पर शाह की खामोशी से बीजेपी बैकफुट पर है। इधर राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा पर बीजेपी सियासत कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जोरदार प्रचार करने के बाद राहुल गांधी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचे, जहां राहुल गांधी एक अनोखे अंदाज में नजर आए। यात्रा के दूसरे दिन राहुल ने श्रद्धालुओं और साधु संतों की सेवा की, तो वहीं लोगों के बीच बैठकर चाय का लुत्फ भी उठाया। चलिए आपको भी दिखाते हैं राहुल गांधी का ये अंदाज।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने लोगों के साथ वक्त बिताया और चाय का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान वो लोगों को चाय भी बांटते नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने इसे चाय सेवा का नाम दिया, तो वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी की तस्वीरों को साझा किया है और कैप्शन में लिखा है, केदारनाथ धाम में राहुल गांधी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया, जय बाबा केदार। तस्वीरों में राहुल गांधी साधु संतों और श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि दौरे को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का केदारनाथ धाम का दौरा बिल्कुल निजी है और आध्यात्मिक है, लेकिन बावजूद इसके सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि ये सनातन धर्म की जीत है, तो वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी हर एक विषय को धर्म से जोड़कर इसलिए पेश करती है क्योंकि वो हमेशा धर्म की राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता सब जान चुकी है। देश के लोगों के साथ साथ बीजेपी की नजरें भी राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। नजरें तो फिलहाल मध्य प्रदेश पर कांग्रेस की भी हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक वीडियो के आने के बाद बवाल मच गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और दिमनी सीट से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है, सवाल किया है कि ईडी अब कहां है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी में वोटिंग से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। वायरल वीडियो में माइनिंग कारोबारियों से डील की बात हो रही है। इस वीडियो चैट में मंत्री के बेटे देवेंद्र तोमर की तस्वीर दिख रही है। नरेंद्र तोमर दिमनी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में वोट खरीदने के लिए भ्रष्टाचार कर कमाए पैसे का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे फर्जी वीडियो बताया और मुरैना में एफआईआर दर्ज भी करवा दी गई। तो वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वीडियो में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर करोड़ों रुपए के लेन देन की बात कर रहे हैं। माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए बैंक अकाउंट कहां खोले जाएं, इस पर चर्चा हो रही है। याद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में इस्पात और खनन मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि ये पैसा किसका है और देवेंद्र सिंह तोमर को क्यों दे रहा है। श्रीनेत ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देवेंद्र तोमर एक बड़ी रकम की लेन देन की बात कर रहे हैं। ये विडंबना है कि बीजेपी आज ही एक गाना लेकर आई है जो वॉशिंग पाउडर निरमा की तर्ज पर है। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, रेड्डी ब्रदर्स जैसे बीजेपी के कई नेता इसी निरमा पाउडर में नहाकर आए हैं। बीजेपी का ये गाना 50% कमीशन वाली शिवराज सरकार की पोल खोल रहा है। राजस्थान में ईडी की छापेमारी से हलचल तेज है क्योंकि सीएम गहलोत की मजबूती से बीजेपी परेशान है, जिसकी वजह से राज्य में ईडी की सक्रियता बढ़ गई है। इस बीच कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो किसे मिला टिकट और किसका कटा पत्ता, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 199 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 5 नवंबर की शाम को कांग्रेस ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी की। इस सूची में पार्टी ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उदयपुर वाटी से भगवान राम सैनी, खेतड़ी से मनीषा गुज्जर, धोर्त से जगदीश डोंडियार, जोटवारा से अभिषेक चौधरी, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी, कामा से जहीदा, वाड़ी से प्रशांत परमार, डोटा भीम से घनश्याम मेहर, अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावता, नागौर से धरेंद्र मिद्धर, खिवसर से तेजपाल मिद्धर, सुमेरपुर से हरिशंकर मेवाड़, गुड़ामालानी से कर्नल सोनाराम, चित्तौड़गढ़ से सुरेंद्र सिंह जाटावत, शाहपुरा से नरेंद्र कुमार रैगर, पिपलहल्दा से चेतन पटेल, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण से राखी गौतम, रामगंज मंडी से महेंद्र राजौरिया, किशनगंज से निर्मला सहरिया और झालरण पाटन से रामलाल चौहान को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि झालरा पाटन से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है। वसुंधरा राजे पिछले 34 साल से इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रही हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि रामलाल चौहान वसुंधरा को कितनी कड़ी टक्कर देते हैं।
21 प्रत्याशियों की सूची में कांग्रेस ने 13 चेहरे बदल दिए हैं। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस की इस अंतिम सूची में अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले उनकी उम्मीदवारी पर संकट बना हुआ था, लेकिन अब धारीवाल को टिकट मिलने पर उनके समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है। इस आखिरी लिस्ट के साथ ही पार्टी ने 199 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बाकी बची एक भरतपुर सीट इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ी है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को राज्य में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को इसके परिणाम जनता के सामने आएंगे। राजस्थान के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के फांसे फेंक रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि वो शानदार मिजोरम के लिए तत्पर हैं, शानदार मिजोरम के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो भाई शानदार से तात्पर्य उनका क्या है ये तो वही जाने। हम तो ये उम्मीद करते हैं कम से कम वो शानदार आज के मणिपुर की शानदार जैसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों की मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर आज सुनवाई की। सुनवाई में कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सख्त तेवर दिखाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जबकि राज्यपाल को मामला कोर्ट पहुंचने से पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब सरकार के 7 बिलों को अटकाकर रखने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि गवर्नरों को सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ही काम नहीं शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और राज्यपालों को अपने विवाद आपसी चर्चा से ही निपटा लेने चाहिए। इसके अलावा बेंच ने कहा है कि गवर्नरों को भले ही विधेयकों को वापस करने का अधिकार है, लेकिन वो उसे अटकाकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि गवर्नर चुनी हुई सरकार जैसे नहीं है और उन्हें समय पर बिलों को मंजूरी देने या फिर वापस लौटाने पर फैसला लेना चाहिए। दरअसल पंजाब की आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उसने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर आरोप लगाया है कि वो 7 विधेयकों पर फैसला नहीं ले रहे हैं जो उन्हें मंजूरी के लिए भेजे गए थे। पंजाब सरकार ने कहा कि 4 विधेयक जून में भेजे गए थे, जबकि 3 मनी बिलों को सदन में लाने से पहले ही भेजा गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा सभी गवर्नरों को इस पर विचार करना चाहिए, वो चुने हुए लोग नहीं होते। यहाँ तक कि मनी बिलों को रोकने के लिए तो एक समय सीमा है। आखिर सरकारों को इसकी मंजूरी के लिए भी अदालत क्यों आना पड़ा? इस मामले में अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को करेगा। तब तक गवर्नर को बताना होगा कि उन्होंने लंबित बिलों को लेकर अब तक क्या एक्शन लिया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।